हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 10 का जो भौतिकी है उसका चैप्टर 1। और इससे पहले हमने जो बेसिक्स है प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड वो हमने देखा है लेक्चर 1 में। और अभी हम लोग लेक्चर 2 में उसके आगे के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने वो जो लेक्चर है देख लिया होगा। और अब चूंकि बेसिक आपने कवर कर लिया है तो अब थोड़े से आगे लेवल पे हम लोग को चलने का समय है। और हम लोग देखते हैं कि अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है वो जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाए। चलिए, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, उन सब का विशेषता क्या होता है, किरण आरेख क्या होता है। और हम लोग इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख खींचना भी सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में बना हुआ उसका क्या क्या विशेषता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दर्पण होता क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, दर्पण ऐसे किसको कहते हैं, तो वैसा सतह जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, उसको हम लोग कहते हैं दर्पण, है ना। अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो एक डेफिनेशन अगर बताया जाए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि चिकनी, चमकीली और परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसको चलिए डायग्राम से हम लोग समझते हैं और उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब को समझेंगे कि आखिर क्या होता है। तो देखिए, समतल दर्पण कैसा होता है, तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं, अगर डायग्राम बनाना चाहें तो आप इस प्रकार से एक समतल सतह खींचिए, है ना। और इस प्रकार से आप, इसमें दो सतह होता है, इधर वाला जो सतह होता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, इधर परावर्तक सतह होता है और दूसरा जो रहता है ये रजतित सतह कहा जाता है। रजतित मतलब सिल्वर्ड। ठीक है, तो लाइट किधर से आएगी, इधर से आएगी। तो जो प्रकाश किरण है वो इधर से इस पे आपतित होगी और उसके बाद जो भी होना होगा वो होगा, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग इस प्रकार से भी दर्पण को ड्रॉ करते हैं जब वो मतलब इस प्रकार से क्षैतिज अवस्था में रखा हुआ हो तब। ठीक है, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग होती है उसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। सपोज ये एक गोला है और हमने इतना हिस्सा जो है काट के अलग कर लिया और इधर हमने क्या कर दिया, रजतित कर दिया, मतलब पेंट कर दिया। एक जनरली सिल्वर का एक परत चढ़ा के उसके बाद पेंट किया हुआ रहता है। तो चूंकि आप महंगा अगर दर्पण लीजिएगा तो वहां पे सिल्वर मिल सकता है, लेकिन आजकल जो सस्ता मिरर मिरर आता है, जो दर्पण होता है, उसमें क्या होता है कि इस पे एल्युमिनियम का एक लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो दर्पण होगा तो इधर की ओर क्या होगा, ये जो है इसका परावर्तक सतह होगा और दूसरा साइड जो है वो रजतित सतह है। इधर क्या है, रजतित सतह है। तो हम लोग को ओवरऑल कैसा मिलेगा, कुछ इस प्रकार का दर्पण मिलेगा, है ना। तो इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी हुई रहती है, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है, गोलीय दर्पण पहले किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग होती है उसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। और इस यहाँ पे दो प्रकार से निर्माण करना संभव है। जैसे मान लिया कि हमने इधर से काटा और इधर से जो धसा हुआ हिस्सा है ना, उस पे हमने रजतित कर दिया, पेंट कर दिया, है ना, सिल्वर फॉइल लगा के, एल्युमिनियम फॉइल लगा के। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो किरण आएगी वो इधर से आएगी, है ना। परावर्तक सतह ये हुआ, है ना, और इधर जो है इस साइड क्या हुआ, रजतित सतह हुआ। तो इस सिचुएशन में हम लोग को कुछ ऐसा दर्पण प्राप्त होगा, है ना, इस सिप वाला। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी हुई रहती है, बाहर निकली होती है, वैसे दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, है ना। तो हमारे पास गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं।
कौन कौन है, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर निकली हुई होती है, उभरी होती है, और जो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह है वो क्या होता है, वो धंसी हुई रहती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना, दर्पण दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक है समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, और फिर गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं, एक क्या है, एक है हमारे पास उत्तल दर्पण और दूसरा जो है वो अवतल दर्पण। चलिए आगे इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स को समझते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए अब हम लोग को समझना क्या है कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है, तो एक आप कह सकते हो कि प्रतिबिंब क्या है, एक किसी भी वस्तु की आकृति है जो एक कॉपी है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। तो होता क्या है, जैसे आप अपना फेस देखते हो मिरर में, है ना, तो क्या दिखता है आपको, आपके जैसा एक दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे वो रहता नहीं है कि नहीं। तो वैसे ही एक तरह से एक आपका इमेज है ना, एक्चुअल में इमेज मतलब प्रतिबिंब ही होता है, आपका एक अपीयरेंस है, एक कॉपी है ना, ऐसा आप कह सकते हो। तो बनता कैसे है ये आपको समझना है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है ये हम लोग को समझना है। तो देखिए प्रतिबिंब होता क्या है, तो देखिएगा क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक जो वस्तु होती है उससे लाइट कैसे कैसे निकलती है, ये देखना है। मान लीजिए कि कोई ऐसा वस्तु है ना, जो क्या कर सकता है, खुद लाइट दे सकता है ना, जिससे लाइट निकल सकता है ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो प्रदीप्त हो, है ना। तो ये तो क्या होगा कि कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई अगर छोटा सा वस्तु है, बिंदु वस्तु है, तो उससे हर एक डायरेक्शन में, चाहे वो इधर हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जितना भी पॉसिबल होगा सारे डायरेक्शन में लाइट जो है, प्रकाश किरण वो उत्पन्न होगी, है ना। अगर कोई ऐसा वस्तु है जिससे अंदर से लाइट नहीं निकल रहा है, ऐसे लगभग सारी चीजें होती हैं जिनमें लाइट निकलने का गुण पाया जाता है ना। या तो वो खुद से लाइट दे, या परावर्तित करके दे, या अवशोषित करके फिर से उसे परावर्तित करे, मतलब फिर से अंदर से उत्पन्न करे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन, है ना। जब कोई छोटी छोटी चीजें जो है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ हिस्से को, कुछ अंश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसको चारों ओर फैला देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस कारण से आप देखिएगा कि दिन में क्या होता है कि जो ये होता है, हम लोग को दिन में चूंकि सूरज का प्रकाश सब जगह नहीं जाता, फिर भी हम लोग को, जैसे आप कमरे के भीतर हो फिर भी आपको दिखाई दे रहा है ना। आपको अगर पता होगा तो हम लोग को दिखाई देने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है, तो हम लोग को चीजों को दिखाई देने के लिए सिर्फ आंख का होना जरूरी नहीं है, प्रकाश का की उपस्थिति भी है, होनी जरूरी है, और वो भी सही तरीके से, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप रात में कहीं जा रहे हो और ऐसा होता है कई बार कि सामने से आपके बाइक आ रही है ना, तो बाइक पे कौन बैठा है ये नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि केवल लाइट होना जरूरी नहीं है, लाइट उस वस्तु से टकरा के आप पे आती है ना। किसी भी वस्तु से जब लाइट टकरा के आपकी आंखों पे आके पड़ती है, तब जाके वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो समझिए क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो लाइट उसके भीतर से खुद निकले, या फिर वो किसी से लाइट को अवशोषित करके, प्रकाश को अवशोषित करके फिर से प्रकीर्णित करे, या फिर उसको परावर्तित करके सब दिशा में भेजे, है ना। तो मान लीजिए चाहे किसी भी कारण से लाइट उसमें से निकल रहा है, ठीक है, किसी भी वस्तु में से, बिंदु वस्तु में से, तो वो सारे जो है पॉसिबल डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सारे पॉसिबल मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना भी पॉसिबल होगा, है ना। तो इसी में से कुछ लाइट जो है आएगा आपके दर्पण पे या किसी और परावर्तक सतह से टकरा के, और फिर जहां पे कटेगा या कटता हुआ लगेगा वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है कई बार कि हमारा वस्तु जो है वो बिंदु वस्तु नहीं होके एक कंटिन्यूअस ऐसा वस्तु रहता है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ये हो, तो उसका हर एक
हम लोग क्या करेंगे, उसका जो हर एक हिस्सा है उसको छोटा छोटा बिंदु वस्तु मान के, और जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन है वहां से उस सारे डायरेक्शन में लाइट रे निकलेगा, है ना। जैसे इस बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ से ऐसे भी लाइट निकलेगा, इधर भी जाएगा, है ना, मतलब कोई गैप नहीं रहेगा ऐसे, है ना, सारे डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट जो है वो निकलेगा, ठीक है। और यही लाइट जो है आगे प्रतिबिंब निर्माण में जो है अपना रोल प्ले करेगा। अगर इसके जस्ट बगल वाले की बात करें बिंदु की, तो वहां से भी सारे डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में उत्सर्जित किया जाएगा, चाहे वो, है ना, जितना पॉसिबल है ना। अब ठीक बोलिएगा कि इसके ठीक पीछे वाले, है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो सरफेस पे कोई बिंदु होगा तो वो ठीक पीछे नहीं भेज सकता है कि नहीं, वो केवल इधर 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 ही ऊपर नीचे ये सब भेज सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी वस्तु से क्या होगा, सारे डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट निकलेगा, और वो जो प्रकाश है वो किसी दर्पण से या कोई परावर्तक सतह से कटने के बाद, टकराने के बाद, है ना, जिस बिंदु पे कटेगा वहां पे हम लोग को वैसा ही एक प्रभाव दिखेगा, है ना, उसी को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। तो वो ऐसा हो सकता है, देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। आभासी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, क्योंकि जो भी लाइट रे निकल रहा है वो परावर्तन के बाद या तो जाके वास्तव में कट जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे कई बार डेफिनेशन ऐसा होता है वास्तविक प्रतिबिंब का, वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन हम लोग का जो डेफिनेशन है यहाँ पे उसको हम लोग समझने का एक प्रयास करते हैं, और फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का जो प्रक्रिया है उसको दिखाया गया है। तो देखिए क्या है, मैं इसको अरेंज कर देता हूं और फिर मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं कि कैसे होता है एक्चुअल में प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक दर्पण है ना, इस प्रकार से एक समतल दर्पण है, और यहाँ पे क्या है कि कोई बिंदु वस्तु है, यहाँ से सारे डायरेक्शन में जो है प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ठीक है। तो होगा ये कि इनमें से जो कुछ किरणें हैं वो इस दर्पण के दिशा में जाएंगी, ठीक है, और इस पे क्या होगी, परावर्तित होने के बाद ये परावर्तन को के नियम का पालन करते हुए फिर से टकरा के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या ये कि हम लोग देख रहे हैं क्या, टकराने के बाद ये ऐसे जा रही है तो इधर तो कभी कटेगी नहीं, तो हम लोग बैकवर्ड अगर इसको ऐसे ट्रेस करें तो हम लोग को लगेगा क्या कि ये जो है ना कुछ यहाँ से कट के आ रही है ना, इधर कहीं से, है ना। तो यहाँ पे इसका अपीयरेंस जो है ये दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है ये वस्तु है, ठीक है। तो सारी किरणें, जितने भी किरणें आएंगी ना, सब यहीं से इस प्रकार से परावर्तित होगी कि लगेगा कि इसी बिंदु से निकल के आ रही है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे किरणें जा नहीं रही है, लग रहा है कि यहाँ से ये कट के निकल रही है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और अगर वास्तव में ये जो परावर्तित किरणें यहीं इधर कहीं कटती, ऐसा सिचुएशन बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो डेफिनेशन जो कहता है कि क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस वाले कंडीशन में इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, और या फिर वास्तव में मिलती है, उसी जगह पे क्या होगा, जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया कि निर्माण कहाँ होगा। एक्चुअल में हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो वैसे प्रतिबिंब जिसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और जो पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो आभासी प्रतिबिंब। आप मूवी देखते हो, है ना, जो हॉल में अगर आप जाते हो तो प्रोजेक्टर के द्वारा जो है उसे चलाया जाता है, तो वो स्क्रीन पे उसका इमेज बनता है, तो वो क्या है, वो एक वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए उसे हमने पर्दे पे प्राप्त कर लिया है। आप समतल दर्पण में अपना जो छवि देखते हो, अपना इमेज देखते हो, है ना, तो वो जो है उसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में जो है परावर्तन के बाद किरणें कटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब,
और अगर वास्तव में नहीं कटती है, लगेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होके निकल रही है, तो वहां पे उस पॉइंट पे क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। समतल दर्पण में किरण आरेख जो है हम लोग आगे सीखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब है क्या। देखिए, तो आप जो है डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, जब बिंदु स्रोत से आती किरणें क्या होगा, परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे क्या होंगी, वास्तव में कटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो वहां पे बनेगा उसका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं आप नोट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा आपको भी करना चाहिए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ये हम लोग आगे जब चल के देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर वो सामने नहीं बनता तो हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और वो दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, मतलब वस्तु अगर ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो इतना सारा है, आप देख लीजिएगा। किरण आरेख किसे कहते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले आरेख को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख हम लोग खींचते क्यों हैं, तो एक्चुअल में हम लोग को ये पता करना होता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है या कहाँ पे बनेगा। तो इसी चीज के लिए हम लोग करते क्या है कि किरण आरेख खींचते हैं, है ना। हमारे पास एक और तरीका है आगे कैलकुलेशन करके, और दूसरा तरीका है क्या, किरण आरेख खींच के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आखिर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो किरण आरेख खींचने के लिए ना आप हम लोग जानते हैं कि वस्तु में से क्या होता है, बहुत सारा किरण जो है सारे पॉसिबल डायरेक्शन में निकलता है। तो हम लोग करते क्या है कि उससे केवल दो किरण लेते हैं, है ना, केवल दो किरण लेंगे और वो जाके दर्पण पे परावर्त मतलब आपतित आपतन के बाद जहाँ पे देखेंगे कि परावर्तन होने के बाद जो है वो कट रही है या कटती हुई लगेगी, वहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया में आपको क्या करना है, आपको परावर्तन के नियम को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप समतल दर्पण में हैं तो समतल दर्पण में और ज़्यादा इजी हो जाता है परावर्तन के नियम को फॉलो कराना। ठीक है, और हम लोग जब उत्तल अवतल दर्पण ये सब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है। चलिए, तो समतल दर्पण में अगर आप प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख खींचना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा है समतल दर्पण, है ना, ये तो क्षैतिज दिशा में रखा हुआ है, आप चाहो तो ऊर्ध्वाधर दिशा में भी रख सकते हो, और यहाँ पे लो आप एक बिंदु वस्तु कहीं पे भी। ठीक है, और इससे सारे डायरेक्शन में लाइट निकलेगी, लेकिन हम लोग फिलहाल केवल दो ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। सपोज एक किरण ऐसे आपतित होती है, तो यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब बनेगा। कुछ इस प्रकार से, तो परावर्तन के नियम से जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, है ना। तो लगभग रफली मान लीजिए कि दोनों सेम है, तो इस प्रकार से परावर्तित होगी। दूसरी आप चाहो तो ऐसे सीधे ले जा सकते हो दूसरी किरण को, तो पता है कि अगर लंबवत ऐसे लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, इसी रास्ते पे रिटर्न हो जाएगा। आपतन कोण इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो, है ना, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही लाइन पे है। आपतन कोण का मान जीरो तो परावर्तन कोण भी जीरो। तो एक किरण जो है कुछ इस प्रकार से गई, है ना, इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इधर बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। हम जब भी प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख खींचते हैं तो जिधर किरण वास्तव में नहीं जाती है उधर हम लोग डॉटेड लाइन का प्रयोग
कटते हैं। तो दोनों किरण देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ लग रहा है कि ये दोनों किरण कहाँ से निकल रही है, एक इधर से और एक इधर से, है ना, दोनों यहाँ से कट के निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यहीं पे क्या होगा, इसका जो है प्रतिबिंब निर्माण होगा। ठीक है, आप देखेंगे अगर थोड़ा सा आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएं तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी दूरी पे वस्तु होती है ना, उतना ही दूरी पे क्या होता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा, बनता है ना। इसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि जो किरणें हैं परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं कट रही है, पीछे की ओर जाने पे कट रही है ना। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट ऐसे है और यहाँ पे ऐसे ना लेके दो किरण ऐसे लिया गया है, दोनों जगह लंब डाला गया और परावर्तन के नियम को पालन किया गया। ये इस प्रकार से आए, ये आपतन कोण बना। ठीक है, यहाँ पे ये आपतन कोण है और यहाँ पे परावर्तन कोण सेम है। यहाँ पे दूसरी किरण आई, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ठीक है, ये भी सेम है। दोनों किरणें जो है ऐसे जा रही हैं, इनको बैकवर्ड ट्रेस किया गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, है ना। तो ये जो देखिएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो क्या होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होगी। ये हमेशा होगा, है ना, जब आप समतल दर्पण में हो। ये आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है ना। तो कुछ आपको इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आपको क्या क्या बताना है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी भी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने है ना। उसके बाद ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या है, ये हम लोग तुरंत समझने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद बस इतना ही है, और देख लेते हैं अगर कुछ छूट रहा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषता लिखना है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है ना, ये छूट रहा था। प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, वस्तु के आकार के बराबर होगा, सीधा बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, आभासी होगा और उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रहती है। तो इतना सारा आपको जो है समझना है। ठीक है, देखिए अब पार्श्विक रूप से उल्टा का क्या मतलब है। जैसे देखिएगा, क्या समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े होकर दाहिना हाथ उठाइएगा ना, तो प्रतिबिंब में बायां साइड वाला हाथ उठाया जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, है ना, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, क्या होता है, जब किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और इसी कारण से आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किया जाता है एम्बुलेंस, ये सब जो होता है वहां पे, है ना। देखिएगा, अगर आप ऐसा इमेज, ऐसा पी दिखा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, हमारे जो एम्बुलेंस आप देखिएगा, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने जो गाड़ी है उसको सही होके, सीधा होके, है ना, रियर व्यू मिरर में दिखाई दे। ठीक है, तो उम्मीद है कि पार्श्विक परिवर्तन या पार्श्विक विस्थापन जो है आपको पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, तो आपको एक और मैं इंफॉर्मेशन यहाँ दे दूँ कि ये हमारा जो है वीडियो लेक्चर बायोलॉजी से रिलेटेड वो भी इस चैनल पे उपलब्ध हो रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि वो वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, ताकि आपको और भी जो भी टॉपिक आने वाले हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में जो है इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं तुरंत। और तब तक एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें जो है बताई गई होंगी वो आसानी से आपको समझ में आई होंगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, पढ़ते रहें और मस्ती भी करते रहें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का जो भौतिकी है
उसका पहला चैप्टर और आज उसका तीसरा पार्ट होने वाला है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें से जो है आज के लेक्चर में से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आप और जब क्वेश्चन आए आपके पास तो आप सिर्फ अगर देख के जा रहे हो तो आप इस इतना पर्याप्त नहीं होगा, थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार की, और इसमें गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख हम लोग किस प्रकार खींचेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन केवल 2 ही टॉपिक हम लोग रखा है क्योंकि जो दूसरा टॉपिक है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए आप बोर ना हो जाएं, इसलिए भी हमने इस आज बहुत ज़्यादा टॉपिक का चुनाव नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। ऐसे इसका इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा दे दिया था पहले ही। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग होती है उसको हम लोग कहते हैं, खोखले गोले का भाग होती है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, हमने ये पहले भी देखा है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण कैसे किसे कहते हैं, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, मतलब बाहर निकली होती है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, है ना, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि इसमें 2 पार्ट है। इस साइड जो है ये परावर्तक सतह है ना, और दूसरा जो है पॉलिश किया हुआ भाग या रजतित सतह है ना। इस साइड जो है वो क्या है, इस साइड जो पॉलिश किया हुआ भाग है। जब आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनाते हो। अवतल दर्पण के लिए आप कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, कुछ ऐसे। और उत्तल दर्पण के लिए हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है, उत्तल दर्पण का क्या होता है, जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर निकला हुआ होता है ना। इस साइड ये परावर्तक सतह है ना, और दूसरा जो पीछे वाला साइड है ये रजतित सतह है। अवतल दर्पण में ये जो परावर्तक सतह है इस साइड है ना, ये धसा हुआ होता है ना, और रजतित सतह पीछे रहता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या दोनों इस प्रकार से एक गोले से काट के निकाला गया रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये गोला है और इसमें क्या किया कि इधर से इतना हिस्सा काट के अलग कर लिया और इधर रजतित कर दिया, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, ये हम लोग को उत्तल दर्पण मिलेगा। और ऐसा ही गोले में से अगर हम लोग ऐसा हिस्सा काट के और इधर से हम लोग रजतित कर दे रहे हैं तो ये हम लोग को मिलेगा क्या, ये मिलेगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको ये समझना है कि इसका जो क्या क्या इससे रिलेटेड टर्म्स होता है ये हम लोग को समझना है ना, एक दर्पण से जुड़ा जो है। तो देखिएगा क्या, आपको एक चीज समझना है जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होती है ना उसके केंद्र को ही उस दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस गोले का ये केंद्र ये है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र भी क्या होगा, यही होगा। और जनरली हम लोग इसको सी से लिखते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होती है उसके केंद्र को ही हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद जो इसकी त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, है ना। कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होती है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। उसके बाद आपको क्या आएगा, एक टर्म आएगा ध्रुव, है ना। मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे है मध्य बिंदु और जनरली हम लोग इसको लिखते हैं पी से, है ना। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों का जो मध्य बिंदु है
वो क्या कहलाता है, ध्रुव ही कहलाता है। और जनरली हम लोग ध्रुव को कैसे से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। उसके बाद इससे जुड़ा जो है इंपॉर्टेंट टर्म है मुख्य अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष ऐसे होता है ना, जो ध्रुव से होके गुजरता है, ठीक है। तो वक्ता, किसी दर्पण के वक्ता केंद्र सपोज ये है, और उसके ध्रुव से होके गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके वक्ता केंद्र से होके गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे ऐसा होगा ये, और इधर एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो इसके गोलाई से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, है ना, कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आपको फोकस समझना है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है ना। तो इसको समझने से पहले कुछ और डायग्राम हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, देखिए तो क्या हो रहा है कि एक चीज आपको फोकस को समझने के लिए एक टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है ना, कि आखिर क्या होता है। आप देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है ना, कुछ ऐसा। और इसमें होगा क्या कि अगर ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव है, और मान लीजिए कि यहाँ पे है वक्ता केंद्र, लाइक यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये तो ऐसा देखा गया है कि कोई भी किरण अगर इस वक्ता के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा एक निश्चित बिंदु से ही, मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होके गुजरेगी, है ना। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, है ना। जनरली देखिएगा क्या कि ये जो बिंदु है ना, चूंकि ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप मान लो, ठीक है। तो कुछ ऐसे पास होती है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का फोकस, है ना। ये ऐसा होता है, गुजरने का जो प्रक्रिया है वो अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में कुछ ऐसा होगा डायग्राम, जैसे मान लीजिए कि ये एक उत्तल दर्पण है, और यहाँ पे हमारा इसका जो वक्ता केंद्र होगा वो इधर कहीं होगा। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, क्या होगा, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा लगेगा कि एक निश्चित बिंदु से ही निकल के जा रही है। इधर देखिए, हम लोग जो भी पीछे दर्पण के पीछे जो किरण ड्रॉ करेंगे वो हमेशा डॉटेड लाइन से करेंगे, है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। तो क्या लगेगा कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो लगेगा क्या उत्तल दर्पण में कि वो एक निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होके बाहर निकल रही है। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई किरण क्या होगा मुख्य अक्ष के समांतर आएगा अगर अवतल दर्पण में, तो वो हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगा, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से ही होके गुजरेगा।
ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि वो लगेगा कि उस बिंदु से निकल रहा है ना। इधर चूंकि किरण इधर आएगा नहीं तो ये लगेगा कि इधर से निकल रहा है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में फोकस उसके सामने है और उत्तल दर्पण में उसके पीछे। चलिए, तो अब हम लोग देख लिए, इन सब का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो अनंत पर होता है ना, क्योंकि वो तो कर्व है ही नहीं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो किसी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है ना, फोकस को कैपिटल एफ से लिखा जाता है। ठीक है, फोकस को क्या कहते हैं, एफ से, और फोकस दूरी को किसे, छोटे एफ से लिखते हैं। ठीक है, ये अब हम लोग को देखना है क्या, अवतल दर्पण में सिद्ध करेगी एफ बराबर r/2। तो हमने जो है इस चीज को लास्ट में रखा है कि एक ही बार हम लोग जितना भी प्रूफ है इससे रिलेटेड वो हम लोग लास्ट वाले, एक्चुअल में सेकंड लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का वीडियो होने वाला है उस पे हम लोग सारे के सारे प्रूफ देखने वाले हैं। तो चलिए आगे स्किप करते हैं और आगे हम लोग रे डायग्राम की ओर, किरण आरेख की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग को करना ये है कि अगर हम लोग को किरण आरेख खींचना है तो हम लोग किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी आपको किरण आरेख खींचना है ना, तो कुछ हम लोग जानते हैं कि ऐसे तो किसी वस्तु से जो किरण होती है ना, हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे जो वस्तु लेने वाले हैं कुछ ऐसे लेने वाले हैं। हालांकि होगा क्या कि इसके हर एक बिंदु से सारे दिशा में जो भी संभव है उस दिशा में किरणें निकलेंगी, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, केवल इसके जो ऊपर वाला जो नोक है यहाँ से, ऐसे यहाँ से भी सारे दिशा में किरणें निकलेगी, लेकिन हम लोग केवल 2 किरण लेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रतिबिंब का सिर्फ लोकेशन पता करना है कि आखिर कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग केवल 2 किरण लेते हैं और उसी की सहायता से हम लोग रे डायग्राम जो है किरण आरेख खींच देते हैं। देखिए, हम लोग किरण आरेख खींचे उससे पहले हम लोग को कुछ किरण के बारे में समझ लेना है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अभी हमने देखा कि अगर अवतल दर्पण है और उसमें कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो हम लोग को पता है कि वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। ऐसा ही होगा। ठीक है, और यही अगर उत्तल दर्पण होता तो यहाँ पे क्या होता, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती तो परावर्तन के बाद क्या होगा, लगेगा कि ये फोकस से होके निकल रही है। ठीक है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है या वक्रता केंद्र की दिशा से आपतित होती है तब क्या होगा, है ना। तो देखिएगा, क्या हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र जो होगी ना, वक्रता केंद्र से कोई भी किरण इस पे आएगी तो क्या होगी, वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, है ना। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगा, लंब होता है ना। दर्पण के किसी भी सतह पे क्या होगा, लंब होगा। तो जैसे हम लोग देखे थे कि एक उत्तल दर्पण में अगर आप ऐसे अगर किरण आती है तो इसी पे रिटर्न आ जाती है, तो चूंकि वक्रता त्रिज्या भी क्या है, दर्पण के सतह पे लंब है, तो कोई भी उसके दिशा में किरण जाती है तो वो उसी पे वापस आ जाएगी, है ना। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये अक्ष भी क्या है, एक तरह से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या ही है। तो इस दिशा में भी कोई किरण जाएगी तो वो उसी पे क्या हो जाएगी, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होने वाला है। उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र की दिशा में सपोज आ रही है कुछ ऐसे, तो ये इसी पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जब भी किरण आरेख खींचते हैं ना, तो हम लोग इन्हीं सब में से कोई किरण का चुनाव करते हैं। या तो हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे, या फिर वक्रता केंद्र की दिशा में लेंगे, या फिर फोकस की दिशा में लेंगे, है ना। तो देखिएगा क्या कि अगर कोई किरण फोकस से होके आपतित हो रही है दर्पण पे, तो अभी हम लोग देखिए कि क्या हो रहा है, कोई समांतर थी तो वो फोकस से जा रही थी, तो सिंपल सी बात है कि जब फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी।
कोई किरण अगर इस प्रकार से आ रही है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। इधर से भी अगर कोई किरण ऐसे गई तो दर्पण से समांतर बाहर निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी फोकस के दिशा में अगर आएगी, थोड़ा सा बस बदलाव रहता है, कॉन्सेप्ट वही है। ऐसे है, सॉरी, ये फोकस की दिशा में आई तो मुख्य अक्ष के समांतर होके ऐसे वापस लौटे। ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो वक्ता त्रिज्या होता है ना, वो फोकस दूरी का क्या होता है, डबल होता है ना। हमने ऐसे अभी प्रूफ नहीं किया है, एफ इक्वल्स आर बाई टू, है ना, या आर इक्वल्स टू एफ। फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है, फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या का ठीक आधा होता है। अगर ध्रुव की दिशा में कोई किरण आती है ऐसे, कुछ ऐसे आ रही है, तो इतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, क्योंकि ये वक्ता त्रिज्या है ना। मुख्य अक्ष क्या है, वक्ता त्रिज्या है, तो आप यही लंब होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको, ये चार प्रकार के किरण में से ही कोई दो का चुनाव करना है। हम लोग मेनली ऊपर का तीन का ही इस्तेमाल करते हैं, ये वाला तो इस्तेमाल होता भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, केवल और केवल दो किरण लेना है और उसके बाद किरण आरेख खींचना सीखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किरण आरेख कैसे खींचे। तो सबसे पहले हम लोग खींचते हैं क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख, है ना। कब, जब वस्तु अनंत पे हो। हमारे पास अवतल दर्पण के लिए कितनी स्थितियां बन सकती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक अवतल दर्पण अगर यहाँ पे है, ठीक है, और ये है हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हुआ ध्रुव, इधर कहीं फोकस होगा और इतनी ही दूरी पे लगभग यहाँ पे वक्ता केंद्र। तो वस्तु पे कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, एक अनंत पे रखा जा सकता है, उसके बाद अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हम लोग कहीं यहाँ पे रखें, फिर वक्ता केंद्र पे रखें, फिर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखें, फिर फोकस पे रखें और फोकस और ध्रुव के बीच रखें। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास हो सकती है, मतलब वस्तु को रखने की। वस्तु को हम लोग जनरली एरो की रूप में दिखाने वाले हैं, अपवर्ड एरो के रूप में, क्योंकि वस्तु अनंत पे है तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि क्या हो रहा है। आप चाहो तो इधर वस्तु ऐसे दिखा सकते हो और यहाँ से डॉटेड लाइन ला सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में तो बहुत दूर है तो आप नहीं कह सकते कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो भी किरण आएगी, चूंकि इतनी दूर है से चल के आ रही है, तो ये सब मुख्य अक्ष के समांतर होगी ऐसा। और यहाँ से हम लोग इसको सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। आप चाहो तो केवल किरण लेके ही भी बना सकते हो। तो आपको पता है कि इस मुख्य अक्ष से समांतर किरण आएगी तो कहाँ से होके गुजरेगी, तो ये फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनेगा, वो आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा ताकि सही से ड्रॉ कर पाए। तो वस्तु आपका अनंत पे है और बना कहाँ इसका प्रतिबिंब, वो बना फोकस पे। और ये कितना छोटा बना, एकदम बिंदु जैसा, है ना, जहाँ पे सब काटता है वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। हमने प्रतिबिंब का डेफिनेशन भी देखा है, किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आपको जब किरण आरेख खींचने के लिए बोला जाएगा तो आपको प्रतिबिंब का जो है स्थिति ये सब भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, स्थिति मतलब उसका पोजीशन क्या है। तो हम लोग कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये बन रहा है फोकस पर। ठीक है, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टा है ना। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है।
है ना। यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक और उल्टा होगा। आकार क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा बिंदु के समान, है ना, बिंदु आकार का, है ना, या बहुत ही छोटा, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इतना सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं, कुछ बुक्स में आपको देखिएगा कि इस टाइप का फॉलो किया जाता है, जैसे दो किरण आपको यहाँ पे लाया जाएगा, दोनों क्या होगा, समांतर होगा, और हमको चूंकि पता है कि फोकस के पास ऐसे परावर्तन का नियम भी फॉलो कराएंगे, ये कहीं फोकस के आसपास ही कटेगा, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है अनंत की स्थिति में, है ना। किरण जो आएगी क्या आएगी, वो समांतर किरणें आएंगी, बहुत दूर है इसलिए। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी फॉलो कर सकते हो या ये भी फॉलो कर सकते हो, ये टोटली आपकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, या आपको जो बताया टीचर उस पर डिपेंड करता है, या चेक करने वाले पे डिपेंड। चलिए, अब दूसरा जो कंडीशन है, वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होगा। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होगा तब क्या होगा। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है कि चूंकि हम लोग स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये रफ स्केच ही है, और जो मुझे पता है उस हिसाब से ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे पहले से लोकेशन ये सब पता है, इसलिए मैं आसानी से ड्रॉ कर पाऊंगा। लेकिन आप अगर करेक्टली आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको वही आंसर मिलेगा जो यहाँ पे आ रहा है। अब दूसरा सिचुएशन है, ये वस्तु है, यहाँ से इसके, यहाँ से हम लोग दो किरण लेके इसका लोकेशन पता कर लेंगे। तो चूंकि इससे परपेंडिकुलर वस्तु है, तो यहाँ से भी जहाँ पे लोकेशन मिलेगा वहां से परपेंडिकुलर हमारा इमेज उसका बन जाएगा। ठीक है, एक किरण हम लोग देखेंगे, लेंगे यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमको पता है कि ऐसे किरणें बहुत सारी निकल रही हैं, है ना, लेकिन दो किरण से जो हमारा प्रतिबिंब का पोजिशन आएगा वही बाकी सबसे भी आएगा। दूसरी किरण हमारे पास ऑप्शन है, वक्ता त्रिज्या की रेखा में भेजें या फिर फोकस से होके आपतित कराएं। दूसरा किरण जो है ये फोकस से होके ये आपतित कराए, और ये दोनों क्या हुआ, ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गए, और ये जो है परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो है एक दूसरे से कहाँ पे काट रही है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ना, अब इसमें लिख देते हैं हम लोग प्रतिबिंब में क्या क्या गुण है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टा है ना। या विन्यास भी कई बार लिखा जाता है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। स्थान क्या है, तो स्थान है सी और एफ के बीच है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। आकार जो है वो वस्तु से थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक है, तो ये वस्तु से छोटा। ठीक है, आप अच्छे से स्केच करोगे तो इसमें भी थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आप अच्छे से स्केच करोगे तो और आपको क्लियर दिख जाएगा। आपको एरो लगाना नहीं भूलना है ना, कि जो प्रकाश किरण है वो किधर की ओर जा रही है, ये आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो क्या होगा। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो क्या होगा। ये है हमारी वस्तु, और सॉरी ये है दर्पण, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, और यहीं पे है हमारा वस्तु। यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, दूसरी किरण फिर से फोकस से, दर्पण से परावर्तन के बाद इधर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्योंकि रफली ड्रॉ किया जा रहा है। चलिए,
ऐसा होगा और इसके ठीक सामने में दोनों एक दूसरे को काटे, है ना। तो हम लोग जब सी पे देखते हैं तो प्रतिबिंब का जो स्थान होगा वो होगा वक्ता केंद्र पर, आकार होगा वस्तु के बराबर ही बनता है यहाँ पे, प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, क्या किए, एक किरण मुख्य समांतर लिए हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से पास हो रही है, दूसरी फोकस से जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को वक्ता केंद्र पे ही काटेंगी, तो वहीं पे वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, यहाँ पे कहीं है वस्तु हमारा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से पास हो गई, दूसरी किरण फोकस से ही पास कराइए। ठीक है, ये दोनों किरणें जो हैं यहाँ पे काटेंगी वक्ता केंद्र से थोड़ा बाहर, है ना, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, तो आप मार्किंग भी कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा बी डैश, यहाँ पे आ जाएगा ए डैश, है ना, ये इमेज को दर्शाता है। ये हो गया हमारा पी। तो फिर से प्रकृति जो है वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान वक्ता केंद्र और अनंत के बीच प्रकृति है वास्तविक और उल्टा, और उसके बाद जो है आकार जो है वो वस्तु से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ना, दो टॉपिक और है हमारे पास। यहाँ पे हमारा वस्तु है, एक किरण यहाँ से गई और ये परावर्तन के बाद फोकस से, दूसरी देखिए अब फोकस से पास कराने का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वक्ता त्रिज्या की दिशा में यहाँ से ऐसे किरण भेजेंगे जो इसी पे रिटर्न आ जाएगा, है ना। दोनों किरणें जो होती हैं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो समांतर किरणें चूंकि काटती नहीं है कहीं पे, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये अनंत पे काटेंगे। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब का स्थान है वो बनता है अनंत पर। प्रकृति को अभी भी वास्तविक ही माना जाता है क्योंकि अनंत पे काट रही है, वास्तविक और उल्टा होगा, दिशा उल्टा होगा।
और आकार जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि समांतर किरणें कहाँ काट रही हैं, अनंत पे काट रही हैं, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो अनंत पे ही बनेगा। ठीक है। लास्ट, जब वस्तु क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच हो। यहाँ पे हम लोग वस्तु को कहीं रख रहे हैं, एक किरण ऐसे गई, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई, है ना। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये आखिर वस्तु रोक देगा, लाइट नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि एक वस्तु है तो ऐसा हो सकता है कि ये कुछ किरण यहाँ से तो बहुत सारी निकल रही है, उसमें से कुछ को रोक दे, सारी को तो रोक नहीं पाएगा, है ना। तो कुछ किरणें हैं तो उसी में से कुछ किरणें जो है ये फोकस से पास हो रही है, दूसरी जो है वो आप यहाँ से भेजेंगे वक्ता त्रिज्या की दिशा में, तो ये इसी पे वापस आ जाएगा। ठीक है। तो देखेंगे कि इधर जो है ये किरणें फैलती जा रही है, तो इधर कटेगा नहीं, लोग इसको बैकवर्ड ट्रेस करेंगे डॉटेड लाइन से, तो कहीं इधर पे कट जाएगा, है ना। तो यहीं पे हमारा जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब को भी हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, है ना। तो प्रतिबिंब जो है का स्थान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे प्रकृति आभासी और सीधा होगा, आकार जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप रे डायग्राम जो हो है वो ड्रॉ कर सकते हो, किरण आरेख खींच सकते हो, है ना, और बता सकते हो। इसमें दिख रहे हैं क्या कि सारी स्थिति में क्या हो रहा है, केवल ज्यादातर में है केवल एक को छोड़ के सारे में क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं। और अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और आभासी भी, है ना। समतल दर्पण में आगे हम लोग देखेंगे केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है। आप जैसे जैसे दूर रहेंगे तो देखिएगा कि जब अनंत पे थे तो फोकस पे आया, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच थे तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो जैसे आप दूर हैं तो क्या हो रहा है, और जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के करीब है, और जैसे जैसे आप नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से दूर होता चला जा रहा है ना। और फोकस के बाद वो आभासी हो जा रहा है। तो आप इस चीज को नोटिस करके आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख खींचना है। यहाँ पे दो ही स्थितियां हैं तो जल्दी से कवर हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। एक, जब वस्तु क्या है अनंत पे हो तब हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। अनंत से जो किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है। तो जो भी परावर्तन के बाद जो होगा वो लगेगा क्या कि वो फोकस से होके निकल रहा है ना। तो फोकस से होके निकल रहा है तो ये तो देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, जितना भी है किरण, है ना, परावर्तित किरण, तो एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो
हम लोग बैकवर्ड ट्रेस किए तो पीछे यहाँ पे लग रहा है कि सारा का सारा कहाँ काट रहा है, फोकस, है ना। तो फोकस पे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थान फोकस पर है, प्रकृति जो है वास्तविक और सॉरी आभासी और सीधा है। और आकार जो है बिंदु आकार का है, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का, ठीक है। तो ये कैसे है। दूसरा जो है उसमें क्या रहता है कि अब चूंकि इधर तो फोकस ये सब इधर है, तो अब दूसरा ऑप्शन है कि अनंत और ध्रुव के बीच रहे, है ना। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच होगा तब क्या होगा। यहाँ पे कहीं है हमारा वस्तु, यहाँ पे हमारा फोकस है, और मान लीजिए यहाँ पे वक्ता केंद्र है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लगेगा कि ये कहाँ से निकल रही है, फोकस से होके निकल रही है। दूसरा फोकस की दिशा में हम लोग ले जाएंगे, फोकस या वक्ता केंद्र की दिशा में ले जाइए, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं वक्ता केंद्र की दिशा में ले जाता हूँ, है ना। तो यहाँ से ये ऐसे गया तो ये इसी पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। एक इधर जा रहा है रिटर्न, एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटा, तो बैकवर्ड ट्रेस करने पे यहाँ पे काट रहा है ना। इस जगह पे हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, है ना, और पी और एफ के बीच बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब का जो स्थान है वो है पी और एफ के बीच, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच। पर प्रकृति जो है वो वास्तविक और सीधा है, सॉरी आभासी और सीधा है। और आकार जो है वो वस्तु से छोटा है। ठीक है। तो इतना सारा जो है आपका किरण आरेख खींचना होता है टोटल। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कुछ कॉन्सेप्ट जो बताया गया है उसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप बना सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल में उत्तल दर्पण होना चाहिए था, अब उत्तल कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और फिर से मैं एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आप उससे स्टडी कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और अब तो ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को देखें, सर्च करें इस पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले एक लेक्चर को लेके, अगले एक टॉपिक को लेके। और लगभग आधा से ज़्यादा जो है सिलेबस, लगभग आधा तो कवर हो ही चुका है। तो अगले 2-3 वीडियो में है इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।